हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत वाला जो पोर्शन है आपका, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से हम लोग दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ेंगे। परंतु चूंकि विशेष रूप से आपका जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आपका दिल्ली सल्तनत वाला जो भाग है वो ज़्यादा दिया हुआ है, वहीं से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, क्या क्या उसके पीछे की पृष्ठभूमि थी, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं के बारे में भी चूंकि हमें थोड़ी सी जानकारी रखना अनिवार्य है। और इसीलिए मध्यकालीन भारत में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम थोड़ी सी बात करेंगे अरब आक्रमण की। कौन कौन से अरब आक्रांता थे, प्रथम अरब आक्रांता कौन थे, कहां पर आक्रमण किया गया। फिर हम थोड़ा सा तुर्क आक्रमण की बात करेंगे, वहीं पर हम बात करेंगे महमूद गजनवी की। फिर हम गोरी की बात करेंगे, जिसे एक तरीके से यहाँ पर बात करें तो भारत में तुर्क वंश का संस्थापक यहीं से, क्योंकि तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने एक नए वंश की स्थापना करी, नींव डाली थी गुलाम वंश की। और इसी गुलाम वंश में फिर हम पढ़ेंगे जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश। और ये वही शासक है जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और फिर हम बात करेंगे गुलाम वंश के बाद में वस्तुतः लास्ट में बलबन की भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम खिलजी वंश की बात करेंगे, तुगलक की बात करेंगे, सैयद की बात करेंगे और लोदी की बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में ये प्रमुख हमारे जो है टॉपिक रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चूंकि पृष्ठभूमि को समझना अनिवार्य है, किस प्रकार से यहाँ दिल्ली सल्तनत की भारत में स्थापना होगी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं बात। चलिए, तो बहुत आराम से, मस्ती से, ध्यान से पढ़िएगा। मध्यकालीन भारत, और इस मध्यकालीन भारत में हम लोग बात करेंगे अरब आक्रमण की। बहुत ज्यादा अंदर डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल बेसिक बातें पढ़नी है। तो एक तो सीधा सीधा सा प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे? तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रांता माने जाते हैं अरब आक्रांता। और इन अरबों ने सबसे पहले सिंध के ऊपर आक्रमण किया। सिंध की जो राजधानी थी उसका नाम था आलोर, और उस समय सिंध का जो शासक था उसका नाम था दाहिर, जो कि ब्राह्मण वंश का शासक था। और इस दाहिर के पिता का नाम मिलता है चच। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बेटा, कि इन अरबों के आक्रमण का उल्लेख जो हमें मिलता है वो चचनामा में देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है? चचनामा में हमें देखने को उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया भारत के ऊपर अरबों ने? कोई ना कोई कारण इसके पीछे रहा होगा। ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ कि अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया? और वस्तुतः आक्रांता, प्रथम आक्रांता जो है वो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण किया। समझना इस चीज को, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण माना जाता है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। समझना इन चीजों को। अरब कंट्रीज
अरब प्रदेश, हमारा भारत। यदि हम बात करें तो भारत और अरबों के मध्य एक तरीके से पहले से व्यापारिक संबंध रहा करते थे, क्योंकि अरब मरुस्थलीय प्रदेश है, पूरा का पूरा, खाने के लिए धूल के अलावा कुछ नहीं है ना। कैसा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है। और भारत क्योंकि धन धान्य से संपूर्ण परिपूर्ण देश था, इसलिए व्यापार चलता था, हल्का फुल्का व्यापार। अरबी जो लोग हैं, यहाँ वाला ये जो दक्षिणी भारत का वाला जो हिस्सा है, इस दक्षिणी भारत वाले हिस्से में यहाँ पर आते थे, यहाँ से कुछ गरम मसाले वगैरह कुछ चीजें ले जाते थे अपने साथ में। पैसा इनके पास में था नहीं, इसलिए या तो ऊंट दे जाते थे भारत में। भारत ऊंटों की देन भारत को किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। और या फिर खजूर वगैरह इस प्रकार की जो चीजें हुआ करती थी, ये सारी की सारी जो चीजें थी, ये चीजें अरब आक्रांता यहां देकर के वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु के वस्तु बदले वस्तु, और लेकर के वापस अरब में चले जाते थे। और अरब में जाने के बाद में अपना जैसे कैसे जो है ये निर्वाह कर लेते थे। क्योंकि 7वीं शताब्दी एक तरीके से अरब कंट्रीज में एक बड़ी विशेष परिवर्तनकारी शताब्दी है। 6ठी और 7वीं शताब्दी, ईसा की 6ठी और 7वीं शताब्दी किस स्वरूप में है? अरब कंट्रीज में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि साहब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। किसका? इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और इस्लाम धर्म का जब यथार्थ रूप में उदय हुआ, उस समय केवल और केवल इतना कुछ ज्यादा था नहीं, लेकिन बाद में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके जो प्रमुख अधिकारी थे, उनके जो उत्तराधिकारी हुए, यही उत्तराधिकारी आगे चल करके एक तो खलीफा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा दिमाग में। किस नाम से प्रसिद्ध हुए? खलीफा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जब ये खलीफा बने तो धीरे धीरे इन्होंने, क्योंकि इस समय अरब जो कंट्रीज थी, यहां पूरे के पूरे अरब कंट्रीज में एक तरीके से इस्लाम का वर्चस्व है, इस्लाम का जो है चारों तरफ फैला हुआ, चारों तरफ इस्लाम फैला हुआ है। और अब यहां पर यहाँ के जो लोग हैं, अरब लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि इस इस्लाम का चारों तरफ कुछ प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। तो इसलिए भी ये भारत की तरफ और ये भारत के बीच का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्रों में उन्होंने धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। जिस समय भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, उस समय इराक ईरान वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र का खलीफा जो था उसका नाम था वालिद। जो खलीफा था, उस खलीफा का नाम क्या था? वालिद। और इस प्रांत का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। देखिएगा, समझिएगा चीजों को। इसी गवर्नर और खलीफा का मतलब समझते हैं आप लोग? खलीफा एक तरीके से हजरत पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद में इस्लाम का सर्वोच्च जो धार्मिक गुरु हुए, वो अपने आप में खलीफा कहलाने लगे। और यही खलीफा अपने अधीन इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे, एक प्रतिनिधि बना करके प्रतिनिधि से शासन संचालित करवाते थे। यही प्रतिनिधि आगे चल करके दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सुल्तान कहलाएंगे। तो एक तो बड़ा सा प्रश्न बनता है, सुल्तान और बादशाह में अंतर पूछ लिया जाता है। तो बाद या पाद शाह, बादशाह या पादशाह। सुल्तान कौन? जो खलीफा के अधीन रह करके अपने प्रशासन को, अपने शासन को संचालित करे, वो सुल्तान कहलाता था। खलीफा से एक आदेश पत्र प्राप्त करता था और इस आदेश पत्र को सनद कहा जाता था। बादशाह वस्तुतः भारत में प्रथम बादशाह, आगे जब हम मुगल काल की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि बादशाह कौन बेटा जी? बाबर, जिसने 1507 में बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करी। बाद धन शाह
पाद धन सा। बाद या पाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्थायी, शाह का मतलब स्वामी, जो अपने आप का स्वयं स्वामी हो, उसने अपने आप को बादशाह कहा। जो व्यक्ति खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करता, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश पत्र प्राप्त नहीं करता, सनद प्राप्त नहीं करता, उसने अपने आप को बादशाह कहना प्रारंभ कर दिया था। तो टॉपिक पे आइए। खलीफा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहां पर खलीफा था वालिद और गवर्नर था अल हज्जाज। इसी समय श्रीलंका के साथ में भी इनके बढ़िया व्यापारिक संबंध थे। तो ऐसा कहा जाता कि श्रीलंका से इनका एक व्यापारिक जहाजी बेड़ा, जो कि यहां तटीय क्षेत्र से प्रारंभ हुआ और आकर के कहां पर आना है, अरब में आना है। ये वाला जो प्रांत है यहां सिंध, कौन सा प्रांत है? सिंध। और सिंध बोले तो सिंध में भी थट्टा, सिंध थट्टा नामक प्रांत। यहां पर जैसे ये जहाजी बेड़ा पहुंचा, इस जहाजी बेड़े को यहां पर बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया। और इस समय सिंध का जो शासक था, उस शासक का नाम मिलता है दाहिर। क्या नाम मिलता है? दाहिर। भारत के और अरबों के व्यापार अच्छे हैं, व्यापारिक संबंध भी अच्छे हैं और इनके आपसी संबंध भी अच्छे हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ये प्रारंभ में यहाँ पर व्यापार करते थे, यहाँ से चीजें आदान प्रदान करते थे, क्योंकि यहाँ पर भाई कृषि वृषि तो होती नहीं, मरुस्थलीय प्रदेश से। तो सिंध का शासक दाहिर है, इधर खलीफा जिसका नाम वालिद है और गवर्नर जो है उसका नाम है, याद रखिएगा। देखो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दिमाग में चीजें बिठा रहा हूं मैं आपको। यहां पर जो गवर्नर है, गवर्नर, और गवर्नर का नाम है बेटा अल हज्जाज। क्या नाम है? अल हज्जाज। जैसे इस बंदरगाह पर यहाँ एक जो जहाजी बेड़ा जो लूटा गया, इस अल हज्जाज ने पत्र लिख करके दाहिर को इन समुद्री लुटेरों के ऊपर जो है कार्यवाही करने के लिए कहा, परंतु दाहिर ने इन समुद्री लुटेरों के ऊपर कार्यवाही करने से मना कर दिया। और ये कहते हुए मना कर दिया कि हमने जो है आपका कोई भी जहाज लूटा ही नहीं है, और जिस क्षेत्र में आपका लूटा गया होगा वो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, और इसी चीज का बदला लेना चाहता था अल हज्जाज। और इसीलिए अल हज्जाज ने 712 ईस्वी में, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, इसी अल हज्जाज ने 712 ईस्वी में वहां के एक नवयुग जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। कहां पर भेजा? भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। और इस मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के ऊपर आक्रमण किया, सिंध के ऊपर प्रथम आक्रमण। तो यही आपका प्रश्न बनता है कि कब आक्रमण हुआ? 712 ईस्वी में। किसके ऊपर? सिंध के ऊपर। सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। किसके कहने पर? अल हज्जाज के कहने पर कासिम ने यह आक्रमण किया, और यहीं पर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा जी? रावर का युद्ध। इस रावर के युद्ध में कासिम ने दाहिर को मार डाला। दाहिर की पत्नी थी जिसका नाम था रानी बाई। क्या नाम मिलता है? रानी बाई। इस रानी बाई ने भी कासिम के साथ में खूब संघर्ष किया, परंतु अंततः उसने अपने आप की रक्षा करने के लिए सती व्रत का पालन किया, और ये भारतीय इतिहास में प्रथम स्पष्ट जोहर माना जाता है। प्रथम स्पष्ट सती होने का उल्लेख स्पष्ट रूप से जो मिलता है वो यही मिलता है, जिसका उल्लेख जो है याद रखिएगा कि चचनामा में किया गया है। कहां पर किया गया है? चचनामा में किया गया। इससे पूर्व वस्तुतः यदि हम प्राचीन भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो दोस्तों हमने बात करी थी कि भानुगुप्त का एरण अभिलेख। इस एरण अभिलेख में भानुगुप्त की सेनापति जिसका नाम था गोपराज, इस गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख हमें मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि इस दाहिर की दो पत्नियां थी, एक का नाम था लाडो देवी और दूसरी का नाम था रानी देवी। इस रानी देवी ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया, एक तरीके से सती व्रत का क्या किया, उसने धारण कर लिया। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीजें मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, देखिएगा। कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रांता माने जाते हैं। प्रथम मुस्लिम आक्रांता माने जाते हैं। भारत पर अरबों के इस आक्रमण का उल्लेख, भारत पर इस अरबों के इस आक्रमण का उल्लेख, अरबों के इस आक्रमण का उल्लेख चचनामा में मिलता है। चचनामा में मिलता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो चचनामा जो लिखा गया था, ये चचनामा वस्तुतः मोहम्मद बिन कासिम, है ना, चचनामा में मिलता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के किसी सैनिक के द्वारा लिखा गया था, वस्तुतः उसका नाम नहीं मिलता, परंतु बाद में जो है इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया गया था, और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था यूएम दाऊद पोटा के द्वारा। वस्तुतः अरबी भाषा का ये ग्रंथ है जिसमें सिंध आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चचनामा के अनुसार, चचनामा, थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं चचनामा के बारे में, बेसिक बातें। अरबी भाषा का ग्रंथ है, अरबी भाषा का ग्रंथ। याद रखिएगा कि कासिम के किसी अज्ञात सैनिक के द्वारा लिखा गया, अज्ञात सैनिक द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद यूएम दाऊद पोटा के द्वारा किया गया, यूएम दाऊद पोटा द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रावर का युद्ध। कब लड़ा गया? तो याद रखिएगा साथियों, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। किसके मध्य? देखिएगा कि सिंध के शासक दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम के मध्य याद रखिएगा, एक नोट लगा के लिख रहा हूं।
कि कासिम ने भारत पर आक्रमण उसके गवर्नर अल हज्जाज व खलीफा वालिद के कहने पर किया। याद रखिएगा, इसका मैं आपको कारण बता चुका हूं बेटा जी। कारण क्या था कि जब श्रीलंका से एक जहाजी बेड़ा आ रहा था तो सिंध थट्टा के समीप उस जहाजी बेड़े को लूट लिया गया। सिंध के शासक दाहिर ने उस पर आक्रमण जो है कार्यवाही करने से उसने मना कर दिया और इसीलिए रावर का युद्ध लड़ा गया। किस किस के मध्य? सिंध के शासक दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा कि इस युद्ध में कासिम ने दाहिर को मार दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि दाहिर की पत्नी रानी देवी ने जोहर किया या सती व्रत का पालन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा जी याद रखिए कि मध्यकालीन भारत में यह सती होने का प्रथम प्रमाण माना जाता है। प्रथम प्रमाण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात नोट कि दाहिर की दो पत्नियां, कौन कौन सी दो पत्नियां? एक ये वाली, एक ये वाली। एक लाडो देवी, याद रखिएगा, एक तो रानी देवी और दूसरी लाडो देवी। यहां से एक छोटी सी बात आपको और याद रखना है क्योंकि यहीं से उसकी दो पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, सूर्या देवी और पारमल देवी। वस्तुतः ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब कासिम ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद में इस कासिम ने राजा दाहिर की दो पुत्रियां सूर्या देवी और पारमल, रावर युद्ध के बाद में इन सूर्या देवी और पारमल देवी को अपने साथ में रख लिया, अपने पास में रखा और रखने के बाद में सोचा कि कुछ दिन मैं भोग करता हूं और बाद में इनको जो है अपने खलीफा वालिद उसकी सेवा में भेज दूंगा ताकि वालिद जो है खुश हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है वास्तविक रूप में नहीं पता, लेकिन फिर भी क्योंकि चचनामा में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तो
कुछ समय बाद में पहले अपनी सेवा में रखा सूर्या देवी और पारमल देवी को, और बाद में जो है इन दोनों को खलीफा वालिद की सेवा में भेज दिया। और वालिद की सेवा में भेजने के बाद में जब इनको वालिद के सामने प्रस्तुत किया गया तो सूर्या देवी और पारमल देवी जो थी वो बहुत समझदार महिलाएं थी, बहुत शातिर दिमाग की, तेज दिमाग की। उन्होंने तुरंत स्थिति को भांपा और ऐसा कहती हैं वो खलीफा के सामने कि भगवान, हम आपके लायक नहीं है, क्योंकि भगवान को कभी भी अछूत या झूठन जो है या झूठा किया हुआ भोग नहीं लगाया जाता। हमारा उपभोग तो पहले ही कासिम कर चुका है। वालिद को बड़ा भयानक गुस्सा आया, भाई खलीफा था। और इस वालिद ने तुरंत प्रभाव से एक आदेश जारी किया कि मोहम्मद बिन कासिम अब सूर्य नहीं देखना चाहिए, अब सूर्य नहीं देखना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा जाता, देखो बुरे का तो बुरा ही होता है जीवन में, जो बुराई करेगा, जो बुरा करेगा उसका हमेशा बुरा ही होता है। ये इतिहास में आज तक की ये चीजें रही है। यही तो स्वर्ग है, यही नरक है। जितना बुराई करोगे यही भुगतना पड़ेगा, जितना अच्छाई करोगे उतना अच्छा यहीं पर आपके साथ होने वाला है। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि वालिद ने आदेश जारी किया कि अब कासिम सूर्य नहीं देख पाए, उसको तुरंत प्रभाव से मेरे पास में भेज दिया जाए। तो ऐसा कहा जाता कि एक भैंसे के चमड़े में लपेट करके कासिम को इराक लाया गया, और उस भैंसे के चमड़े में इस कासिम का दम घुट गया, और जब उस चमड़े से उसको बाहर निकाला गया तब तक वो मर चुका था। आप सोचिए किस प्रकार से उसका बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सूर्या देवी और पारमल देवी, इन पारमल देवी और सूर्या देवी क्या जो झूठ था वो झूठ पकड़ा जाता है। वालिद बड़ा क्रोधित होता है और वालिद ने दाहिर की इन दोनों पुत्रियों को दीवार में चुनवा दिया। आगे बात समझ में क्लियर है, याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को लूटा, और मुल्तान को लूटने के बाद में वहां से मुल्तान से उसे बहुत ज्यादा सोना प्राप्त हुआ। उसने मुल्तान का नाम बदल के स्वर्ण नगर या सोने का नगर रख दिया था, सोन नगर या सोने का नगर रख दिया। दोस्तों याद रखिएगा कि कासिम ने अपनी सेना में यहाँ पर कुछ हिंदू सैनिकों की भी भर्ती की। कासिम ऐसा प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिसने भारत में जजिया कर लगाया। सिंध प्रांत पर विजय के बाद, रावर विजय के बाद में उसने यहाँ पर भारत में जजिया कर लगाया, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। विशेष महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जब उसने कासिम ने यहाँ पर सिंध विजय के बाद में जजिया कर लगाया तो उस समय ब्राह्मण वर्ण, अपंग मतलब लूले लंगड़े, विधवा और अनाथ, ये जो 4 लोग थे, इन चारों लोगों से किसी भी प्रकार का जो है जजिया कर नहीं वसूला जाता था। आगे जाकर के फिरोज शाह तुगलक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब विशेष रूप से बताऊंगा कि जो है फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। खैर, तो जजिया कर भारत में सबसे पहले लगाने वाला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम, जब उसने सिंध के ऊपर विजय प्राप्त की, इस रावर की हम लोग बात करेंगे। अरबों से और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, देखिएगा। ऊंट पालन, खजूर की खेती में पहले ही बता चुका, ये दोनों चीजें अरबों की देन है भारत को। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? कलीला वादिमना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कलीला वादिमना के नाम से जाना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जब हमने गुप्त काल की बात की थी तब मैंने आपको एक ग्रंथ बताया था और उस समय यह भी कहा था कि अरबों ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम ये अपने साथ अरब ले गया था, अरबी आक्रांता अपने साथ में ले गए थे। तो याद रखिएगा कि गुप्त काल में जो ब्रह्म सिद्धांतिका व खंड खाद्यक, जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे,
इन दोनों ग्रंथों को अरबी आक्रांता अपने साथ ले गए और वहां ले जाकर के इन दोनों ही ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। और अरबी भाषा में जो इसके अनुवादक हैं वो हैं जल जाफरी। कौन है? जल जाफरी। ठीक है, 8वीं शताब्दी में इन दोनों ग्रंथों का खलीफा मंसूर के समय अरबी भाषा में इन दोनों ग्रंथों का क्या किया गया? रूपांतरण किया गया। ठीक है, अरबों का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो व्यापारी के रूप में थे, व्यापार के रूप में सबसे पहले आते थे भारत में। यहाँ केवल वो लूटपाट के माध्यम से इसके लिए आया था। ठीक है, अचानक से आक्रमण किया था। एक व्यक्ति है वुलजले हेग, उन्होंने कहा कि अरबों की भारत में सिंध विजय को एक आकस्मिक कथा मात्र बता दिया गया वुलजले हेग के द्वारा। तो इस प्रकार से भारत में ये प्रथम अरब आक्रांता, इसकी हम लोगों ने बात कर ली है। देखिएगा, कुछ चीजें मैं आपके लिए और जो है महत्वपूर्ण बता देता हूं कि रावर युद्ध के बाद कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियां सूर्या देवी व पारमल देवी को बंदी बना कुछ समय अपने पास रखा। बाद में खलीफा वालिद की सेवा में भेज दिया। बेटा जी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बन जाती है आपकी कि इन दोनों ने वालिद को कासिम के विरुद्ध भड़काकर कासिम को मरवा दिया। कहानी में आपको बता दिया। ठीक है, फालतू की बातें लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे बस चीजों को समझ लेना। भैंसे का चमड़ा कोई नहीं पूछेगा आपको। वालिद ने बाद में दाहिर की इन दोनों पुत्रियों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा बेटा जी कि कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को लूटा। यहां से उसे
या इस लूट से इसे अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ, अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ। अंडरलाइन कर लेना अगली बात कि कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर सोन नगर रख दिया। नेक्स्ट बात कि सिंध विजय के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है इसको, सिंध विजय के बाद कासिम ने सिंध में जजिया कर लागू किया। ऐसा करने वाला प्रथम शासक तो इसको कह नहीं सकते वैसे, है ना, शासक तो इसका क्या कहेंगे, है ना, प्रथम मुस्लिम आक्रांता में शब्द लिख देता हूं, ठीक है, मुस्लिम आक्रांता था। विशेष ध्यान रखना कि प्रारंभ में अनाथ, विधवा, अपंग, वे ब्राह्मणों से जजिया नहीं वसूला जाता था। नेक्स्ट बात फिर से इंपॉर्टेंट, अरब आक्रांता भारत से वापस लौटते समय, भारत से वापस लौटते समय ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ, ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांतिका, इसी को ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका भी कहा जाता है बेटा, याद रखना, ब्रह्म सिद्धांतिका या ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्म सिद्धांतिका या ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका, ठीक है। ब्रह्म सिद्धांतिका व खंड खादक अपने साथ ले गए। इन दोनों ग्रंथों का 8वीं शताब्दी में
मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना इन दोनों ग्रंथों का। आठवीं शताब्दी में खलीफा मंसूर के समय जीज अल अर्ज बहर तो याद रखिएगा कि जल जाफरी द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट बात कि पंचतंत्र का फिर से इसको इंपॉर्टेंट करना मोस्ट है। अरबी भाषा में अनुवाद कलीला वादिमना के नाम से कलीला वादिमना के नाम से किया गया। ठीक है, ये बहुत बार पूछ लिया गया। पंचतंत्र ऐसा ग्रंथ है जिसे सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। पंचतंत्र ऐसा ग्रंथ है बेटा जी, याद रखना, जिसे सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित किया जाने वाला भारतीय ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र। याद रखना, मैं गुप्त काल के दौरान पढ़ा चुका आपको, है ना। ठीक है, विष्णु शर्मा नोट कि ऊंट पालन व खजूर की खेती भारत को अरबों की देन है। चलिए खैर, तो ये भारत में क्या था? अरबी आक्रमण था। अगली हम लोग बात करेंगे भारत में तुर्क आक्रमण की। भारत में तुर्क आक्रमण
देखिएगा प्यारे साथियों, यदि हम बात करें मोहम्मद गोरी से पूर्व के जितने भी मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, इन मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में आक्रमण करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? भारत की अतुल्य धन संपदा को लूटना। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि मुझे जहाँ तक याद है फर्स्ट ग्रेड 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत में तुर्कों के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखना कि तुर्कों के मुख्य आक्रमण का मुख्य कारण था भारत की अतुल्य धन संपदा को लूटना। भारत में तुर्क आक्रमण कब प्रारंभ हुए? 10वीं शताब्दी में। किसने किया सबसे पहले? यह भी प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले तुर्क आक्रांता कौन था? मुस्लिम आक्रांता अरबी मोहम्मद बिन कासिम, तुर्क आक्रांता तुर्कों के रूप में आए। तो याद रखिएगा व्यक्ति का नाम था सुबक्तगीन। क्या नाम था? सुबक्तगीन को भारत में प्रथम तुर्क आक्रांता माना जाता है। और उसके बाद में महमूद गजनवी, जिसने भारत को खूब लूटा, 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण करता है। और उसके बाद में मोहम्मद गोरी। यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें कि तुर्क थे कहाँ के, तो अटल बिहारी वाजपेयी की आपको यदि यादें कुछ ताजा हो तो उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री के पद पे हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा संभाषण दिया था कि हम भारतीय लोगों के ऊपर, छोटे से छोटे जो लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से अधिकार कर लिया। हम हमेशा ही, क्योंकि पहले मुस्लिम आक्रांता, फिर तुर्क आक्रांता बाहर से आए, फिर अंग्रेज आए, इन्होंने भी भारत के ऊपर अधिकार किया। क्या कारण रहा? सबसे पहले जो तुर्क आक्रांत आए वो कहाँ से आए? तो उन्होंने अपने उस संभाषण में बहुत अच्छे से जो है उदाहरण दिया है कि मैंने गजनी के बारे में सुना था। किसके बारे में? गजनी के बारे में कि महमूद गजनवी वहां से, गजनी से आता है और भारत को 17 बार लूट करके चला जाता है। सोमनाथ जैसे मंदिर को अपने 16वें अभियान के दौरान बहुत बुरी तरीके से लूटता है, लूटने के बाद में चला जाता है यहाँ से। तो क्या था ऐसा गजनी में? तो इसका गजनी का उल्लेख करते हैं कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित, भारत की बड़ी महान विभूति। खैर, तो याद रखिएगा ये जो तुर्क थे वो कहाँ के थे? गजनी के थे, अफगानिस्तान। ठीक है। इनका जो संस्थापक था तुर्कों का, वो माना जाता है अलप्तगीन। अलप्तगीन का पुत्र सुबक्तगीन, सुबक्तगीन के बाद में गजनवी, फिर गोरी। इसकी स्थापना, तुर्क साम्राज्य की स्थापना 962 ईस्वी में की गई। और अलप्तगीन का जो शासनकाल माना जाता है वो 962 से लेकर के 977 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ तक कोई विशेष विवरण इसके बारे में मिलता नहीं है देखने को। लेकिन अलप्तगीन के बाद उसका पुत्र, गुलाम पुत्र था वस्तुतः, है ना। गुलामों की परंपरा थी वहां पर। यदि संतान नहीं तो किसी व्यक्ति को वो गोद लेकर के उसको गुलाम के रूप में फिर उसे अपना पुत्र घोषित कर देते थे। तो सुबक्तगीन 977 से लेकर के 997 ईस्वी तक ये शासक बना। 977 ईस्वी में इसी सुबक्तगीन ने गजनी में यामिनी वंश की नींव डाली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गोरी गजनवी जो था वो कौन से वंश से संबंधित था? यामिनी वंश। याद रखना, कौन सा? यामिनी वंश का तुर्क था वो। तो यामिनी वंश की नींव डाली। और कब? 977 ईस्वी में। भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रांता माना जाता है कौन? सुबक्तगीन। बेटा याद रखना, इसमें विशेष रूप से इसने आगे होकर के जो है भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। इस समय ऐसा कहा जाता था कि भारत का ये जो क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र, इस पंजाब का एक क्षेत्र हिंदू शासक हुआ करता था जिसका नाम था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल के माथे में पता नहीं क्या राम जाने गुस्सा आया कि मुझे अफगान के ऊपर, गजनी के ऊपर क्या करना है? आक्रमण करना है। और उसमें अफगान का जो शासक है वो कौन है? सुबक्तगीन है। 986 ईस्वी में जयपाल ने वहां पर आक्रमण किया। किसके ऊपर? यहां से गया है, कहां से? भारत से, पंजाब से गया वहां पे। कहां? अफगान में बछेड़े खाने के लिए। देखो 986 में सुबक्तगीन के ऊपर आक्रमण करता है। सुबक्तगीन ने बहुत बुरी तरीके से इसको पराजित किया। और पराजित करने के बाद में जयपाल जब
पराजित हो गया तो संधि कर ली सुबक्तगीन से और संधि करके पंजाब वापस आ जाता है। वापस पंजाब आने के बाद में उसने संधि का उल्लंघन किया और संधि का उल्लंघन करने के साथ ही उसने एक गुट का निर्माण करा जिसमें कालिंजर, दिल्ली और अजमेर के शासक शामिल हुए। संधि तोड़ दी। सुबक्तगीन को गुस्सा आया भयंकर। 987 ईस्वी में पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। तो हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे, सनम आपको भी ले डूबेंगे। जो ये गुट का निर्माण किया था, इस गुट के समस्त राजा और जयपाल को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया 987 ईस्वी में। किसने? सुबक्तगीन ने। और पेशावर और लगमान वाला ये जो क्षेत्र था, पाकिस्तान वाला जो वर्तमान में पड़ता है, इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार हो गया किसका? सुबक्तगीन का। तो प्रथम तुर्क आक्रांता था जिसने भारत में जो है विजय प्राप्त की। इसी सुबक्तगीन के दो पुत्र माने जाते हैं। एक का बड़ा जो बेटा था जिसका नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद। इस्माइल बड़ा बेटा था तो इसको उत्तराधिकारी बना दिया गया। सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद में छोटा बेटा महमूद बड़ा खतरनाक था तो इसने इस्माइल को कहा, बेटा भैया जी, बड़े भैया बहुत इस्माइल कर ली। दोनों के मध्य 1 साल तक संघर्ष चलता है। इस्माइल को मार देता है कौन? ये महमूद। और महमूद ने इस्लाम जो है इस्माइल को मारने के बाद में स्वयं अपने आप को सुल्तान जो है, सुल्तान तो क्या, खुद शासक बन गया। और महमूद गजनवी के नाम से ये व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। सुन्नी मुसलमान जो कि कट्टर मुस्लिम पंथ होता है, इसका शासक हुआ करता था। कौन? महमूद गजनवी। और इस महमूद गजनवी का शासनकाल का समय 998 ईस्वी से लेकर के 1030। इसने उपाधि धारण करी यामीन उल दौला। कौन सी? यामीन उल दौला की जो है इसने उपाधि धारण करी। एक और उपाधि धारण करी यामीन उल अल्लाह, मतलब भगवान का दाहिना या साम्राज्य का दाहिना हाथ। प्रथम ऐसा तुर्क आक्रांता माना जाता है जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए और इसका उद्देश्य केवल और केवल भारत को लूटना था। भारत में ये साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था। ये केवल और केवल भारत को लूटपाट करके यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। कौन? महमूद गजनवी। खैर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। माफ करना इसमें कि इस्लाम का भी वो वस्तुतः प्रचार नहीं करना चाहता, वो केवल और केवल जो है धन लूटना चाहता है। केवल और केवल क्या है? धन लूटना चाहता है। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है। भारत पर आक्रमण के समय उसने जो प्रथम आक्रमण माना जाता है वो 1000 ईस्वी में पेशावर के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है। पेशावर का इस समय सिंध मुल्तान का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था अब्दुल फतेह दाऊद। इसको पराजित करता है बहुत बुरी तरीके से। कुल 17 आक्रमण इसके माने जाते हैं, हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। द्वितीय आक्रमण इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी व्यक्ति को पुनः हराएगा जिससे इसके पिता सुबक्तगीन ने पराजित किया था। और सुबक्तगीन ने किसको पराजित किया था? पंजाब के शासक जयपाल। इसके ऊपर आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में। कब? 1001 ईस्वी में महमूद ने जयपाल को पराजित किया तो जयपाल को बहुत आत्मग्लानि हुई, यार पहले बाप आया, बाप पराजित कर गया, अब बेटा आया है, वो भी गुलाम बेटा। ये भी गुलाम बेटा था सुबक्तगीन का, ऐसा मानते हैं। तो अब बेटा आया, बेटा भी पराजित कर गया, बहुत बुरा लगा जयपाल को और जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। इसलिए जयपाल को मुस्लिम इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा है। क्या कहा है? ईश्वर का शत्रु। कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। भारत में तुर्क आक्रमण
यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है बेटा। तो कारण क्या है कि भारत की अतुल संपदा को लूटना, भारत की अतुल धन संपदा, अतुल धन संपदा को लूटना, धन संपदा को लूटना। कब आक्रमण प्रारंभ किए गए? तो 10वीं तो 10वीं शताब्दी, ठीक है। याद रखिएगा कि तीन तुर्क आक्रांता, तीन तुर्क आक्रांता, कौन कौन है बेटा जी? नंबर 1 सुबक्तगीन, उसके बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी, और फिर उसके बाद में मोहम्मद गोरी। ये क्रम पूछ लिया जाता है, याद रखना। मोहम्मद गोरी, ठीक है। सुबक्तगीन ने सर्वप्रथम 986 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया। क्यों किया, कैसे किया, मैं आप लोगों को बता चुका कहानी। क्योंकि जयपाल स्वयं वहां पर जाता है, जयपाल स्वयं वहां पे जाता है सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। उधर स्वयं ने आगे होके आक्रमण किया, वापस पंजाब लौट आया संधि करके, ठीक है। आगे बात में कालिंजर दिल्ली और अजमेर के साथ में मिलकर के एक गुट का निर्माण किया। याद रखिएगा कि जयपाल ने स्वयं अफगान पर आक्रमण किया था, ठीक है। वस्तुतः गजनी। नौ सौ 87 ईस्वी में सुबक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया। आक्रमण कर शासक जयपाल को पराजित कर लगमान वे पेशावर, लगमान वे पेशावर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की।
ऐसा करने वाला प्रथम तुर्क आक्रांता था। ऐसा करने वाला प्रथम तुर्क आक्रांता था। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हमने बात कर ली है किसकी, सुबक्तगीन की। याद रखना ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और एक नोट मैं और लिख देता हूं कि सुबक्तगीन ने गजनी में यामिनी वंश की नींव डाली थी। सुबक्तगीन ने गजनी में यामिनी वंश की नींव डाली। ठीक है, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें महमूद के जो प्रमुख आक्रमणों की हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ गोरी की थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे किसको, दिल्ली सल्तनत को। किसको, दिल्ली सल्तनत को, जो कि आपके पाठ्यक्रम का मूल हिस्सा है, मूल भाग है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।